व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यदि हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जनरली हम ये कहते हैं कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, compounds of carbon are called organic compound, are called organic compound. The compounds of carbon are called organic compound. तो अब हमें यह समझना है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। कि यदि हम लोग ऑर्गेनिक की यदि हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक का लिटरल मीनिंग होता है लिविंग। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग बीइंग, और यदि हम लिविंग बीइंग की बात करें तो हमारे पास में हम कह सकते हैं कि प्लांट एंड जो दूसरे जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे चारों तरफ लिविंग है। तो यदि हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, यदि हम उनके केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल्स होते हैं, ये जो केमिकल होते हैं ये केमिकल्स कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसीलिए कार्बन से बने हुए केमिकल यानी कार्बन से मिलकर बने हुए ऐसे केमिकल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, इन केमिकल्स को हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा है कि कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाई कंपाउंड ऑफ द कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड? बिकॉज living organism, the chemicals present in living organism are made up of the carbon. That's why compound present in living organism are called the carbon compound, or we can call them a organic compound. तो इस तरीके से organic compound जो है कार्बन से मिलकर बने हुए होते। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो हम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कह सकते हैं। तो यदि हम लोग यहां पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि जो प्लांट्स है, इन प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक है या केमिकल कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो हमें जानकर आश्चर्य होगा कि प्लांट में से यूजली हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ द कार्बन। प्लांट से हमें फैट मिलता है, फैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कार्बन। प्रोटीन हमें मिलता है, तो प्रोटीन भी किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटीन भी एक प्रकार से कार्बन कंपाउंड ही है। इसके अलावा प्लांट से हमें और जितने भी इंग्रेडिएंट मिलते हैं, जितनी भी चीजें हमें मिलती है, यदि हम उनका केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि दोज आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ द कार्बन। उसमें कार्बन जरूर होता है। उसी तरीके से यदि हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से भी मिलने वाले जितने भी केमिकल है, यदि हम एनिमल से मिलने वाले मिल्क की बात करें तो यदि हम इस मिल्क का कंपोजिशन देखें तो मिल्क का कंपोजिशन बटर है, और बटर एक प्रकार का फैट है, और ये जो फैट है दैट इज मेड अप ऑफ द कार्बन। दैट्स व्हाई एनिमल से मिलने वाले जितने प्रोडक्ट है वो भी क्या है? वो भी कार्बन कंपाउंड से ही मिलकर बने हुए होते। तो इस तरीके से अल्टीमेटली यदि हम लोग देखें तो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, यदि उसको ग्रॉस लेवल पर यदि आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो उसके कंपोजिशन में आपको कहीं ना कहीं कार्बन या कार्बन कंपाउंड आपको जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है शुरुआत से बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस बात का सपोर्ट कर रहे थे कि अल्टीमेटली जो लाइफ का ओरिजिन भी कहीं ना कहीं कार्बन से ही हुआ है ना। जो लाइफ का जो ओरिजिन है या मतलब लाइफ का जो ओरिजिन है वो भी कहीं ना कहीं कार्बन से ही हुआ है। इसके लिए खासकर 1825-26 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर।
एक साइंटिस्ट थे 526 के आसपास जो है फ्रेडरिश होलर, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं वाइटल लाइफ फोर्स थ्योरी। वाइटल लाइफ फोर्स थ्योरी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इनऑर्गेनिक कार्बन है, इस इनऑर्गेनिक कार्बन से लैब में यूरिया सिंथेसाइज किया। तो ये जो इनऑर्गेनिक जो कार्बन है, इस इनऑर्गेनिक कार्बन से उन्होंने यूरिया सिंथेसाइज किया। और ये जो यूरिया है, यदि हम इसका फॉर्मूला यदि हम लोग देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज NH2CONH2, है ना। तो यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो यहां पर ये जो यूरिया है, इस यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है, और इसी यूरिया से आगे प्रोटीन बनता है, और इसी प्रोटीन से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो यहां पे जो फ्रेडरिश होलर थे, उन्होंने वाइटल लाइफ फोर्स जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लैब में इनऑर्गेनिक कार्बन के जो कंपाउंड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या किया, उन्होंने सुटेबली ट्रीट किया, और ट्रीट करने के बाद में उन्होंने वहां पर बताया कि इनऑर्गेनिक कार्बन से जो है यूरिया प्रोड्यूस होती है, और यदि यूरिया प्रोड्यूस होती है तो यूरिया ही बेस मॉलिक्यूल होता है किसी भी प्रोटीन का, यानी जो अमीन ग्रुप होता है यही बेस मॉलिक्यूल होता है किसका, प्रोटीन ग्रुप का, प्रोटीन का। तो इस तरीके से वहां पर उन्होंने इस बात को सजेस्ट किया कि कहीं ना कहीं जो लाइफ की शुरुआत है, जो लिविंग वर्ल्ड की जो शुरुआत है या ओरिजिन ऑफ लाइफ है, उसमें कार्बन और कार्बन कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर इसके बाद में करीब करीब यदि हम देखें तो 1845 के आसपास एक केमिस्ट थे जिनका नाम थे कोल्बे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया, यानी इन्होंने क्या किया, जो वहां पर रॉ मटेरियल था, जो कार्बन के जो दूसरे जो कंपाउंड थे, उन कंपाउंड की हेल्प से इन्होंने एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस किया। तो यहां से ये थ्योरी भी डेवलप होना चालू हो गई कि हम इनऑर्गेनिक कार्बन एलिमेंट यानी जो कार्बन एलिमेंट है, उस कार्बन एलिमेंट से हम लोग डिफरेंट टाइप के कार्बन के कंपाउंड बना सकते हैं जो कि नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड उन्होंने सिंथेसाइज किया, लेकिन यही एसिटिक एसिड जो है हमें फ्रूट्स में भी मिलता है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें कुछ क्वांटिटी में एसिटिक एसिड होता है। इसी तरीके से वहीं पर यदि हम लोग देखें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्थलॉट। इन्होंने 1856 के आसपास जो है मीथेन गैस सिंथेसाइज की। इस तरीके से जो है धीरे धीरे कार्बन एलिमेंट बेस बना किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका बेस बना, कार्बन कंपाउंड का। और इस तरीके से धीरे 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 जो है कार्बन केमिस्ट्री या कार्बन कंपाउंड या जो कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका एक्सपांशन होने लगा। और अब जो है यदि हम कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केमिस्ट्री में मोस्ट परसिस्टेंट सब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। और अभी तक यदि हम कहें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोर देन 6 मिलियन केमिकल, मतलब मोर देन 6 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट राइट नाउ। इससे ज़्यादा मतलब करीब करीब इतने 6 मिलियन कंपाउंड्स अभी साइंटिस्ट लोग जो है सिंथेसाइज कर चुके हैं, और डेली हंड्रेड्स ऑफ नए केमिकल की डिस्कवरी या सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली लाइफ के पीछे का जो मेन जो रोल है दैट इज बिकॉज ऑफ द ओनली कार्बन। यदि कार्बन नहीं होता तो आज अर्थ पर लाइफ भी नहीं होती, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो यहां पर अभी हम लोगों ने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, और पेट्रोकेमिकल्स के बाद में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, एसीटोन है, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बारे में, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है और उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करें। सो नाउ वी सी इन शॉर्ट द पेट्रोलियम्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम्स हम जानते हैं कि पेट्रोलियम्स आर द फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल जो है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल है। और ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें अर्थ से मिलता है। और जो पेट्रोलियम्स होते हैं हम जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है ये हमें क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है। और इस क्रूड ऑयल का जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर हमें जो है जनरली 4 टाइप के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें मिलते हैं यहां पर एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, यहां पर हमें मिलते हैं ओलेफिन्स, हमें मिलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स और मिलते हैं हमें सम पेट्रोलियम गैसेस। तो इस तरीके से जो पेट्रोलियम है दीज आर द फॉसिल फ्यूल, हमें अर्थ से ऑब्टेन्ड होते हैं। अर्थ से जो हमें पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है उसे हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। और इसी क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर, जब हम इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर हमें एलिफेटिक, ओलेफिन, बेंजीन और हमें पेट्रोलियम गैसेस ऑब्टेन्ड होती है। डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की यदि हम लोग बात करें तो हम यूज करते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें यूजली जो है जो हाइड्रोकार्बन गैसेस होते हैं, हाइड्रोकार्बन गैसेस होती है जो कि कैसी होती है, कंबस्टिबल होती है। और दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग डीजल। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग पेट्रोल। तो इस तरीके से जनरली हम लोग एलपीजी, डीजल और पेट्रोल का यूज हम लोग जो है फ्यूल के तौर पर डे टू डे लाइफ में करते हैं। और इन प्रोडक्ट को कलेक्टिवली हम लोग जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में हमें यह पता होना चाहिए कि दीज आर फॉसिल फ्यूल एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल। दीज आर नॉन रिन्यूएबल मीन वंस यदि एक बार ये यदि खत्म हो गए तो हम इन्हें दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी और दीज आर द नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। तो इसीलिए इन शॉर्ट यदि हम देखें तो हमें ये चीज याद रखना है कि हमें इन प्रोडक्ट्स को या इन फॉसिल फ्यूल को बहुत ही कॉशियसली हमें यूज करना है ताकि हम इसका सही यूज कर पाए और ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है चल पाए। तो इस तरीके से इन शॉर्ट यहां पर हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन, यदि हम हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करें तो वी कैन से दैट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द कंपाउंड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए यहां पर अभी हम लोगों ने एक फ्लो डायग्राम के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग लेवल पर हाइड्रोकार्बन को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें सबसे पहले हम लोग उनके स्ट्रक्चर यानी के बेसिस पर, यानी चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं।
जो ओपन चेन होते हैं उन्हें हम लोग एलिफेटिक कहते हैं, जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहां पर जो एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं और अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं जिन्हें एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। यहां पर जो क्लोज चेन है इन्हें जनरली साइक्लिक कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो इस तरीके से ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन का जनरल क्लासिफिकेशन है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एलिफेटिक क्या है, सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। अभी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का जनरल क्लासिफिकेशन देखा। आइए अब हम लोग हर हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा था हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यदि हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करें तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन containing carbon atoms in a open chain structure। ओके, क्या? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स क्या हो, ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, उन्हें हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, हम मिथेन भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम इथेन भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम ब्यूटेन भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है मिथेन, इथेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा जो है ये क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे ओपन चेन है? हमने यहाँ डेफिनेशन में तो लिखा है कि इट इज अ ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो यदि हम लोग यहाँ पर इनका एक्सपांशन करें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो मिथेन को तो हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर इथेन जो है, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में जो है बॉन्ड बनाकर अटैच हुआ है और बाकी के ये जो बॉन्ड है यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो गए इस तरीके से। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो यहां पर कार्बन और कार्बन की चेन है और कैसी? ओपन है, यानी खुली हुई, जिसके 2 टर्मिनल है। वहीं पर यदि हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर में ये हम देखेंगे कि इट कंटेन जो है 4 कार्बन और चारों जो कार्बन है आपस में चेन या सीरीज के फॉर्म में अटैच है। इसीलिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जो है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी सिंपल, जहां पर भी आपको कार्बन और कार्बन की एक लंबी चेन देखने के लिए मिलेगी, जहां पर कार्बन और कार्बन की आपको एक लंबी चेन देखने के लिए मिलेगी और दोनों चेन के टर्मिनल यदि ओपन है तो उसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, कार्बन और कार्बन कैसे हो, आपस में चेन के फॉर्म में जुड़े हुए हो, एक से एक कड़ी के फॉर्म में जुड़े हुए हो, और कैसे हो, ओपन एंड हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब
फिर हमने देखा था कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है उस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। तो क्या होता है यहां पर कि एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज divided or classified into divided into saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, divided into saturated and unsaturated hydrocarbon। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अभी हमने देखा कि यदि हम इसको डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें तो ऐसा कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन इन विच carbon is attached with single bond only, है ना। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, कार्बन और कार्बन जो है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो इस तरीके के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन्हें हम लोग एल्केन भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग एल्केन भी कहते हैं। तो इस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या है, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, हमने ब्यूटेन का एग्जांपल देखा था। तो यहां पर जब हम लोग इस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहां पर जब हम लोग इस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहां पर यदि आप देखोगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर जो है ये कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग, जिसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैंने इसको क्यों ब्यूटेन कह दिया। तो आप निश्चित रहिए, अभी हम इसके बाद में हम नॉमेनक्लेचर ही पढ़ने वाले हैं कि नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है या नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें हमें याद रखना कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और इन्हें हम लोग एल्केन कहते हैं। और यहां पर एक और चीज कि जो एल्केन है, इस एल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है। जो एल्केन है, इस एल्केन का जो है जनरल फार्मूला होता है, और इस एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+2, है ना। ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। अब इस जनरल फार्मूले से किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 टाइप के होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इन्हें हम लोग एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है CnH2n+2। अब वहीं पर हमने देखा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो सेकंड जो टाइप था वो था क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड between carbon and carbon atoms are called अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहां पर
यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तब इस तरीके के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है ओलेफिन्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं। और इन ओलेफिन्स को हम लोग एल्कीन भी कहते हैं, है ना। ये हमें याद रखना है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। यदि उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है, यहां पर देखिए, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन्हें जनरली ओलेफिन्स भी कहते हैं और इन्हें एल्कीन नाम से जाना जाता है। और ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इस तरीके से जो है डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है एल्कीन कहते हैं और एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। वहीं पर यदि कार्बन और कार्बन के बीच में यदि 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम इन्हें जो है एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन जो है, इनका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 होता है। तो इस तरीके से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है। और इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उन्हें हम लोग ओलेफिन्स कहते हैं, उन्हें हम लोग एल्कीन नाम से भी जानते हैं। और एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तब हम उन्हें एल्काइन कहेंगे और इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। और ये जो जनरल फार्मूला का यूज क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसको आगे हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तब वहां पर हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से यहां पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप के होते। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अलावा हमने देखा कि दूसरे टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसे हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड कहा। और साइक्लिक कंपाउंड का मतलब हमें समझ में आता है, साइकिल का मतलब है साइकिल जैसा सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है कि जो कैसा हो, साइक्लिक फॉर्म में हो और जिसका कोई एंड ना हो, जिसका क्या हो, कोई टर्मिनल ना हो। तो इस तरीके से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग जो है साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, है ना। हाइड्रोकार्बन हैविंग साइक्लिक और क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर are called cyclic हाइड्रोकार्बन। अब ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं we call it alicyclic and aromatic। तो यहां पर ऑल्दो दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास 10th सिलेबस, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि जो एलिसाइक्लिक है वो इस तरीके से, जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जब कार्बन आपस में सीरीज में तो जुड़े हुए हो, लेकिन वो आपस में जुड़कर इस तरीके से क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तब हम लोग, या साइकिल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, साइकिल यानी क्लोज चेन स्ट्रक्चर बना रहा है, तब हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहां पर इसमें 4 कार्बन है, इसीलिए इसे हम लोग साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। इसमें 3 कार्बन है, इसीलिए इसे हम लोग जो है साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। इस तरीके से पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन इस तरीके से आगे होता है। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो अक्सर ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड containing benzene ring, the compound containing benzene ring
इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब ये बेंजीन रिंग क्या होती है, तो आप इसका एक जनरल स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि इस तरीके से जब हेक्सागोनल पैटर्न में बीच में एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है तो इसे हम लोग जो है बेंजीन कहते हैं। इसे हम लोग ऐसा भी ड्रॉ करते हैं, इसे हम ऐसा भी ड्रॉ करते हैं, तो जहां पर जिस भी कंपाउंड में ये रिंग हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है वो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक 2 टाइप के होते हैं। जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इन्हें हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, इसे हम लोग सिंपल स्क्वायर जैसा बना सकते हैं, इसे हम लोग सिंपल ट्रायंगल जैसा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर हो तब हम उन्हें एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और जब यहां पर इस तरीके की बेंजीन रिंग हो तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है कि होमोलॉगस सीरीज क्या है, व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। आइए हम लोग होमोलॉगस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कंपाउंड है, इस तरीके से। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है इथेन। इसका नाम क्या है, वी कॉल इट अ इथेन। क्यों कहते हैं, क्यों नाम इसका इथेन है, हम लोग नॉमेनक्लेचर में समझेंगे। इसके बाद में एक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका नाम है प्रोपेन। और एक और कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से है और इसका नाम है ब्यूटेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन। तो यदि हम यहां पर देखें तो ये इथेन है, ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है ना। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग इस तरीके से सेपरेट कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। अब इथेन में यदि हम लोग देखें तो इथेन में CH3 बॉन्ड CH3 है ना। यहां पर मैंने क्या किया, इस C के साथ में 3 H लिख दिए, इस C के साथ में 3 H लिख दिए और बीच में बॉन्ड बना दिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर भी मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यानी C के साथ में जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सारे हाइड्रोजन को साथ में लिखकर मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो ये लिख दिया मैंने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है। अब यदि हम ब्यूटेन की बात करें तो इस ब्यूटेन को भी यदि हम लोग लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। यदि हम इन तीनों में डिफरेंस को नोट करने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें इसके कंपैरिजन में एक CH2 कम है। ये प्रोपेन है और ये इथेन है। प्रोपेन में एक CH2 ज्यादा है और इथेन में एक CH2 कम है। वहीं पर यदि हम यहां पे प्रोपेन और ब्यूटेन में यदि कंपैरिजन करें तो हमें समझ में आता है कि इसमें एक CH2 प्रोपेन के तुलना में ज्यादा है, और या हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेन में ब्यूटेन के कंपैरिजन में एक CH2 कम है। देख लीजिए, ठीक है। यानी यदि हम इथेन में एक CH2 ऐड कर दे तो ये प्रोपेन बन जाएगा। यदि हम प्रोपेन में एक CH2 ऐड कर दे तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। और इसी तरीके से यदि हम इस ब्यूटेन में यदि हम
एक CH2 और ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, ये पेंटेन बन जाएगा। और इस पेंटेन में एक CH2 और ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। यानी क्या समझ में आ रहा है यहां पर कि केवल CH2 के जोड़ने से इस कंपाउंड में किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग एक CH2 जोड़ देते हैं तो इससे अगला वाला कंपाउंड बन जाता है। तो इन दोनों कंपाउंड में किसका डिफरेंस है, इन दोनों कंपाउंड में केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इन दोनों कंपाउंड में किसका डिफरेंस है, इन दोनों में केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में केवल CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो केवल CH2 ग्रुप के ऐड होने से क्या हो रहा है, ऐड होने से कंपाउंड का स्ट्रक्चर, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो रही है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। तो इस तरीके से इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। तो आइए अब हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। सो होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय अ CH2 ग्रुप ओनली। और अभी हमने देखा कि एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो यहां पर दिस इज अ CH3 bond CH3 that is a ethane, that is what, ethane। CH3 में यदि हम CH2 ऐड कर देते हैं, यानी इस इथेन में यदि हमने CH2 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा प्रोपेन। यदि हमने इस प्रोपेन में एक CH2 और ऐड कर दिया, हमने देखिए एक और CH2 हमने ऐड कर दिया, तो CH2 ऐड करने पर क्या बन जाएगा, अब इसे हम ब्यूटेन कहेंगे। यदि इस ब्यूटेन में यदि हमने एक और, हमने क्या किया, इस इथेन में एक CH2 ऐड कर दिया तो प्रोपेन बन गया। इस प्रोपेन में हमने क्या किया, एक और CH2 ऐड कर दिया तो ब्यूटेन बन गया। और यदि इस ब्यूटेन में यदि हम एक CH2 और ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 CH3 और अब ये बन जाएगा पेंटेन। ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। और यदि हम इस पेंटेन में यदि हम फिर CH2 ऐड कर दे तो ये हेक्सेन बनेगा। और हेक्सेन में यदि हमने फिर CH2 ऐड कर दिया तो ये आगे हेप्टेन बनेगा। इस तरीके से क्या होगा कि CH2 ऐड करने पर जो नेक्स्ट यानी जो सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो बनना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज अ ग्रुप ऑफ, देखिए दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। इन सब का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है बट डिफर बाय द CH2 ओनली। सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय अ CH2 ग्रुप ओनली। इन सब में यदि आप इन 4 कंपाउंड्स को यदि आप देखेंगे तो इन 4 कंपाउंड्स में केवल और केवल CH2 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। और होमोलॉगस सीरीज में हमें ये याद रखना है कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस इन ग्रेडेशन, है ना। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है पर उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कार्बन एटम नंबर, है ना। कि यहां पर एथेन और प्रोपेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी बट यहां पर इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि इथेन और प्रोपेन में एक CH2 का डिफरेंस है और जब CH2 का डिफरेंस है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा क्या होगा, बदलाव आएगा। तो ये हमें याद रखना है कि होमोलॉगस सीरीज का सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि होमोलॉगस सीरीज के किसी भी एक कंपाउंड की स्टडी करने से हमें उस सीरीज के बाकी कंपाउंड के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता चलना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमें याद रखना है कि इस तरीके से जो है होमोलॉगस सीरीज होती है और एग्जाम में होमोलॉगस सीरीज अक्सर पूछी जाती है। तो यहां पर जो है
यहां पर अभी हम लोगों ने जो है होमोलॉगस जो सीरीज है, इस होमोलॉगस सीरीज के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन का नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है।